Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू पुट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल अंडर वॉच सेज इंडिया. तो ये आर्टिकल रिलेटेड है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल से. तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि जो इंडिया की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ था, इट हैज़ हिट इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, एंड दैट इज हाउ यहाँ पर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर ये ऐसा है तो पाकिस्तान की ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दर्शाता है. एंड पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनको सुपरविजन में रखा जाना चाहिए IAEA के, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके सर्विलेंस में यहाँ पर इसको रखे जाना चाहिए. तो हमारे लिए इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IAEA कब बनाया गया था. तो IAEA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957. इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, राइट. जस्ट अ सेकेंड. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में एज वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस, एंड इसका हेडक्वार्टर है वियना में, एंड ऑल्सो इट एस्टेब्लिशेस इट इंश्योर्स पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. इसका पर्पस क्या है? ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज हो सके एंड मिलिट्री पर्पसेस में इसका इस्तेमाल ना हो. ये रिपोर्ट करती है ये एजेंसी किसको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिपोर्ट करती है. तो क्या इंडिया इसका एक मेंबर है? यस, इंडिया इज मेंबर ऑफ IAEA एंड ऑल्सो इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी हुई है. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT. इसका मतलब क्या है? NPT का मतलब क्या होता है? ये ट्रीटी के अगर कोई भी कंट्री साइन करती है, इसका मतलब यही है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते मिलिट्री पर्पस के लिए. लेकिन इंडिया ने इसको साइन यहां पर नहीं किया हुआ है. बट इंडिया ने क्या किया हुआ है? इंडिया ने क्या किया हुआ है? सेफ गार्ड मैकेनिज्म साइन किया हुआ है. सेफ गार्ड मैकेनिज्म साइन किया हुआ है IAEA का, जो अलाउ करता है, इंडिया ने वॉलंटरली अलाउ किया हुआ है कि जितने भी इंडिया के सिविलियन जो फैसिलिटीज है, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मतलब जो सिविलियन पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स, उनको यहां पर हम वॉलंटरली सर्विलेंस के अंडर डालते हैं, IAEA के सर्विलेंस के अंडर. अदरवाइज NPT जो भी कोई कंट्री साइन करता है, उसका मतलब क्या है? IAEA जो ये एजेंसी है, एटॉमिक एजेंसी है, वो कभी भी सर्विलेंस कर सकती है किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी का, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो. लेकिन इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है. इसका मतलब है कि जो एजेंसी है that cannot conduct a surveillance on the India's military nuclear facilities, but it can definitely conduct a surveillance on the civilian use nuclear facility, right. तो ये यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. इंडिया ने साइन नहीं किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी NPT साइन नहीं किया हुआ है. बट वी इंश्योर कि जो भी इंपोर्ट हम करते हैं बाहर से, जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, उसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे फॉर दी मिलिट्री पर्पस. जो भी हमारा डोमेस्टिक न्यूक्लियर फ्यूल होगा उसी को ही हम यूज करेंगे अपने मिलिट्री पर्पस में. सो दैट इज ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग अ ट्रांसपेरेंसी एट इंटरनेशनल लेवल, एंड इंडिया ऑल्सो हैज अ नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन. कभी भी हम इसको फर्स्ट अटैक न्यूक्लियर का अटैक नहीं होगा, एंड ऑल्सो हम इसको अपने सेल्फ डिफेंस में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द पॉलिसीज रिलेटेड टू IAEA फ्रॉम इंडिया, राइट. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. This article is very important. Recently we discussed this article holistically. इसमें बताया गया है, ये आर्टिकल डिस्कस करता है about the time frame that was set by the Supreme Court for the governor and the especially अगर हम बात करें तमिलनाडु गवर्नर की, तो यहाँ पर केस क्या हुआ था? अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं. जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने 10 पास्ड बिल को विदहोल्ड करके रखा हुआ था. बहुत लंबा स्पैन हो गया था. सो द तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव टू सुप्रीम कोर्ट, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने
ने बोला था कि जो ये टाइमलाइन है आप एक्सटेंडेड यूज पे नहीं कर सकते, आप पॉकेट वीटो यहाँ पर गवर्नर के लिए बोला था कि आप पॉकेट वीटो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू गिव रीजन इफ यू आर रिटर्निंग एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन, यू ऑल्सो हैव टू एक्ट इन अ टाइमलाइन. एक टाइमलाइन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सेट कर दी गई थी. उसी के ऊपर अब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, एंड उसी के ऊपर तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने रिटालिएट किया है, उन्होंने सलाम किया है ऐसे रेफरेंस को. तो यहां पर मुद्दा क्या है? अब जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल 143 के अंडर, तो आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन में हक देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख कर सकता है किसी भी मैटर ऑफ लॉ या फिर फैक्ट के, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, दैट शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. मतलब प्रेसिडेंट 143 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि आप मुझे एडवाइस कीजिए इन लॉ और फैक्ट के मैटर्स पे. वो आज के हो सकते हैं, फ्यूचर के हो सकते हैं, पास्ट के हो सकते हैं, यहां पर वो एडवाइस मांग सकते हैं. लेकिन क्या कोर्ट बाउंड है? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मे गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है ये एडवाइस देने के लिए. ऑलरेडी दो बार ऐसा हो चुका है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो एडवाइस रेंडर नहीं करी है. सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देने से मना कर दिया है. फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद केस का, एंड फॉर एग्जांपल 1984 सिख राइट्स का, राइट. देन यहां पर बोला गया है प्रेसिडेंट ने जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया है इसमें 14 क्वेश्चंस डाले हैं ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट करी है गवर्नर के लिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर बताया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी टाइमलाइन डिक्टेट कर सकता है या ये बता सकता है कि किस तरीके से गवर्नर को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 रिस्पेक्टिवली. ये 200 201 रिस्पेक्टिवली मतलब ये क्या है कि गवर्नर कैसे एसेंट दे सकता है जो स्टेट बिल्स है, राइट. लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे इस आर्टिकल पे, यहां पर हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो गवर्नर के पास जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं कि या तो जो आपके पास बिल आया है उसको आप एसेंट दे दीजिए, या फिर आप उसको रिटर्न कर दीजिए, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को उसको रेफर कर सकते हैं, राइट. तो अगर आपने यहां पर उस आर्टिकल को एसेंट देना है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको एसेंट दे दीजिए, और अगर आपने उसको प्रेसिडेंट को भी रेफर करना है तो भी आप उसको 1 महीने के अंदर अंदर रेफर कर दीजिए. अगर आप उसको रिटर्न करना, अगर आपने उसको रिटर्न करना है तो आपके पास 3 महीने का समय है, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं. लेकिन अगर दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास करके भेज दिया, चेंजेस करे हैं नहीं करे हैं कोई मतलब नहीं है, यहां पर अगर उन्होंने दोबारा से उसको पास करके भेज दिया तो यू मस्ट गिव एसेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द टाइम. ठीक है, आपको एसेंट देना ही पड़ेगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपको देना ही पड़ेगा एसेंट, राइट. अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो साथ में आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे कि ये पर्पस है, हम रीजन इसकी वजह से रिटर्न कर रहे हैं. तो इसमें यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर स्लैमिंग दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिक्टेट नहीं कर रहा है, गवर्नर को ये नहीं बता रहा है कि आपको कौन से आर्टिकल को हाँ बोलना है, कौन से बिल को अपने एसेंट देना है कि नहीं देना है, क्या नहीं. बस वो क्या कह रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंडर हो सकता है, वो ये नहीं कह रहे कि आपको एसेंट देना ही देना है. कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप टाइमलाइन में एक्ट करेंगे सो दैट विल बी फास्टनिंग द प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो. लेकिन यहां पर बोला गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, प्रेसिडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किए गए हैं. सेकेंड इज कैन डीम्ड कंसेंट टू बिल्स बी गिवन थ्रू अ जुडिशियल ऑर्डर. क्या जो यहां पर जो ये कंसेंट है बिल्स को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर जो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अगर वो आप यहां पर 3 टाइमलाइन के अंदर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जुडिशियल ऑर्डर एसेंट है बिल का, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि अगर टाइमलाइन के अंदर एक्ट नहीं किया तो उसको ऑटोमेटिकली हाँ मान लिया जाएगा. तो प्रेसिडेंट की तरफ से सवाल आया है कि क्या एसेंट ऑफ द बिल, गवर्नर का एसेंट इज इक्वल टू जुडिशियल ऑर्डर, कि अगर इस गवर्नर का एसेंट नहीं आया है तो क्या हम उसको जुडिशियल ऑर्डर का एसेंट मान सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है. देन उसके बाद बोला गया है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज सेंट टू हिम और हर फॉर हिज एसेंट, कि उसके पास क्या यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस क्या क्या हैं, राइट. इज ही बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या उनके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है
वो बाइंडिंग है। तो ये यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रेफरेंस देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अब इसका जवाब दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, नहीं भी दे सकता, चॉइस है, राइट। दूसरा यहाँ पर ये सवाल भी उठाया गया है कि अंडर आर्टिकल 145(3) ये बोला गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो उसकी जो जजमेंट है वो 2 जजेस के बेंच से नहीं हो सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, 5 मेंबर बेंच यहां पर बनाना ही पड़ेगा। तो द रेफरेंस हैज आल्सो रेज्ड क्वेश्चन कि जो आपने इतना सब्सटैंशियल एक जजमेंट दे दिया है, गवर्नर के ऊपर आपने एक जजमेंट दे दिया है, क्या वो 2 जज की बेंचेस को देना चाहिए था या उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहिए था, लाइक अंडर आर्टिकल 145(3) कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मिनिमम 5 जज बेंच बनाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इसी के ऊपर ये आर्टिकल यहां पर डिस्कस करता है। तो अब इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जवाब आएगा, एडवाइस आएगी नहीं आएगी, क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी, वो हम आगे जो आने वाले दिन होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। सो इसकी वजह से जुडिशरी हैज बिकम एज अ टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड ये एसेंट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कीप दिस इन माइंड, कीप रिवाइजिंग दिस static part from your GS2 for your GS2 and for your prelims as well, right? Okay जी, let's move on to the next article now. Okay, just a second. एक आर्टिकल यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। Yes, this article is also very very important for prelims point of view. इस आर्टिकल में एक रिपोर्ट की बात करी गई है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है यहाँ पर फ्रॉम CSIR NIO नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी एंड इनकॉइस से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, राइट। दिस रिपोर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, महादाई रिवर इंपॉर्टेंट है। महादाई रिवर के ऊपर ट्रिब्यूनल बनाया जा चुका है, वाटर शेयरिंग कैसे होनी है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाया जा चुका है। जब हम उस ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 2 हमारे पास ऐसे प्रोविजन है, एक्ट स्टैट्यूट भी है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर वाटर्स ऑफ द अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। तो जब हम महादाई रिवर की बात करते हैं तो ये 3 जो स्टेट्स हैं इसका वाटर शेयर करते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है एंड कर्नाटका है। लेकिन जो महादाई रिवर डिस्प्यूट है वो मेजरली किसके बीच में है, गोवा एंड कर्नाटका। तो जो यहां पर ट्रिब्यूनल, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था, उसने कर्नाटका के फेवर में जो अपना फैसला है वो दिया था, एंड उसकी वजह से जो गोवा के लोग हैं उन्होंने मूवमेंट चलाई थी एंड दे वर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। महादाई के यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया है बिकॉज इट इज इन न्यूज, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि कालसा जो ट्रिब्यूटरी है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महादाई रिवर। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है महादाई रिवर की, वेरी फेमस बुंडेरे, जो हम ट्रिब्यूटरी बात करते हैं, पढ़ते हैं, बुंडेरे एंड कालसा ट्रिब्यूटरी, जो ट्रिब्यूटरी किसकी है, महादाई रिवर की। 3 स्टेट्स यहां पर इन्वॉल्व है, कर्नाटका, गोवा एंड यहां पर इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, राइट। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। यही आर्टिकल, ये जो आर्टिकल एक्सपर्ट्स डिबेट इफ रेफरेंस इज अप्लाई टू बाईपास जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो आया था उसके क्या उसको बाईपास करने की कोशिश करी जा रही है, इसी के ऊपर यहाँ पर ये एक और आर्टिकल है। वी हैव डिस्कस दिस होलिस्टिकली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, जस्ट अ सेकेंड। Yes, this article is also important for you. यहाँ पर बोला गया है इसरो set to launch Earth observation satellite using PSLV rocket on Sunday. You know that PSLV जो rocket होता है, launcher होता है, वो use किया जाता है for sending the Earth observation satellite in the polar orbit. तो यहाँ पर हम send करने वाले हैं अपना next, ये आपके लिए important रहेगा, अपना नेक्स्ट जो हमारा 101st जो मिशन है वो सेंड करने वाले हैं अभी हम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ PSLV C61, दैट इज द मिशन का नाम है ES0
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन, ये हम भेजने वाले हैं इस आर्टिकल में। लेकिन हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज चंद्रयान 5। यू कैन सी हियर दैट इज रिटन चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 कैसे इंपॉर्टेंट है? चंद्रयान 5 के ऊपर अब हम जापान के साथ मिलके काम करने वाले हैं। जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है जापान की एंड इसरो, ये जॉइंटली कंडक्ट करने वाले हैं, फेस टू फेस ये मीटिंग होने वाली है। किसके ऊपर? चंद्रयान 5 के ऊपर। इसको नाम क्या दे दिया है? लूपेक्स नाम दे दिया है। तो जो चंद्रयान 5 आने वाला है उसका नाम ऑलरेडी रखा जा चुका है, दैट इज लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर जापान भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। जापान इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दी चंद्रयान 5 मिशन। अब यहां पर आपको लगेगा कि मैम चंद्रयान 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन 4 की क्या? 4 भी यहां पर अब लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो चंद्रयान 1 दैट इज ऑर्बिटर बेस्ड, चंद्रयान 1 दैट चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन था। 3 है लैंडर रोवर एक्सप्लोरेशन था, इन सीटू एक्सप्लोरेशन था। चंद्रयान 4 क्या करेगा कि हम मिशन भेजेंगे एंड वो अपने साथ वापस कोई सैंपल हमारे लिए लेके आएगा, दैट इज इंडियाज फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। वो लूनर सैंपल को लेके वापस धरती पर आएगा, ये होगा चंद्रयान 4। एंड देन चंद्रयान 5 दैट विल बी लूपेक्स, दैट विल बी फॉर दी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर ये जो मिशन होगा दैट इज लूपेक्स मिशन, दैट विल बी गिवन द नेम टू दी चंद्रयान 5 एंड वी विल बी वर्किंग विद दी जापान स्पेस एजेंसी, राइट। तो इसके बाद जब ये मिशन लॉन्च होगा हम फिर से इस आर्टिकल को एक बार डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, जस्ट अ सेकेंड। Okay, this article is also important. Does Article 21 record include right to digital access? This article is important कि जो Article 21 है क्या उसमें digital access right to life में include किया जा सकता है? तो definitely yes, यहाँ पर बोला गया है कि yes, जो digital access की right है वो right to life के अंडर ही आती है, वो उसी के परव्यू में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये KYC को रिज्यूम इनको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बोला है KYC नो योर कस्टमर रिफॉर्म नॉर्म्स को फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं ये KYC नॉर्म्स या बेशक जो भी और भी ज्यादा जो डिजिटली जो डिजिटल जितने भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की हैं, बिकॉज ई गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है इंडिया में, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो वेरियस प्रॉब्लम्स इसमें फेस करते हैं। जैसे कि हम यहां पर कह सकते हैं जैसे कि उनको फेस करना पड़ता है दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स ऑडियो डिस्क्रिप्शन, कि अगर कोई बोल नहीं सकता है उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन नहीं है, राइट। जैसे कि अगर वहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स है तो उनका जो फेशियल डिसफिगरमेंट है उसकी वजह से वो कंप्लीट या ब्लाइंड लो विजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो पिटीशन बार बार डाली गई है कि जो भी आप यहां पर KYC की जो नॉर्म्स हैं उनको चेंज करिए, उनको यूजर फ्रेंडली बनाइए, इवन फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए यहां पर आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे जो मेथड्स हैं जो KYC है नो योर कस्टमर, क्योंकि क्या है पहले बहुत ज्यादा झूठे अकाउंट बनाए जाने लग गए थे। तो यहां पर जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की है, 2005 में फिर इसके रूल मैंडेटरी हो गए थे। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करनी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। उसकी वजह से KYC को और ज्यादा थोड़ा सा स्टबन बना दिया, थोड़ा सा रिजिड बना दिया था, जिसमें हो सकता है ये बोला जाता है कई बार क्या वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कराइए, वीडियो के ऊपर आप साइन करवा के देखिए। कई सारे यहां पर मैंडेट्स दिए गए हैं। फिजिकली आप उनको साइनिंग ऑन पेपर, फिजिकली प्रिंटिंग एंड रीस्कैनिंग अ क्लिकिंग फोटो ऑफ द फिल्ड इन फॉर्म, तो ये OTP 30 सेकंड में आप भरिए। तो इनकी वजह से क्या है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। करंटली ईच रेगुलेटेड एंटिटी हैज टू डिवाइस इट्स ओन टेस्ट मेथड सच एज आई ब्लिंकिंग, राइट, रीडिंग अ फ्लैशिंग कोड, एक फ्लैश कोड फ्लैश कर रहा होता है उसको पढ़ना, राइट, सेल्फी लेना, देन एक्सक्लूड। इसकी वजह से जो ब्लाइंड यूजर्स हैं उनको यहां पर एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है। इंडिया UNCRPD दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का सिग्नेटरी है एंड इसीलिए इंडिया ने अपनी पर्सनल एक्ट स्टैट्यूट भी बनाया हुआ है, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016, दैट इज व्हाई विच अडॉप्टेड अ सोशल बैरियर अप्रोच, कि हम जो भी हमारे जो सोशल जो भी अप्रोच होगी, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनको हम
पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाएंगे ताकि वो भी इसको इक्वली एक्सेस कर पाए। लेकिन जब डिजिटल इंडिया की बात आती है उनमें इनका ध्यान अभी तक नहीं रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो स्क्रीन रिलेटेड प्रॉम्प्ट फॉर कैमरा अलाइनमेंट, कोई भी यहां पर ऑडियो क्यूज नहीं दी जाती हैं, राइट। एडिशनली थंब इंप्रेशन कॉमनली यूज्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड यूजर आर नॉट एक्सेप्टेड, जो थंब जो इंप्रेशन यूज करते हैं विजुअली इंपेयर्ड वो भी यहां पर एक्सेप्टेड नहीं है। एज अ रिजल्ट ब्लाइंड एप्लीकेंट्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू अपीयर इन पर्सन, फिर वो इन पर्सन उनको जाना पड़ता है। एंड उसमें भी फिर क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैवल है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड डिजिटल एक्सेस ना होने की वजह से फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का भी उनको जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, डीबीटी है, जितने भी आपको असिस्टेंस देना है सरकार की तरफ से वो डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो अगर वो अपना जो अकाउंट है वो ही नहीं खुलवा पा रहे हैं, उसी को चेंज नहीं करवा पा रहे हैं, तो हाउ इज द डीबीटी गोइंग टू हेल्प द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यही मुद्दा यहां पर उठाया गया है। फिर फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो पहले एक केस दिया था, पीडब्ल्यू इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैरेटिव है ये हमारे ऊपर कि उनकी एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस किया जाना चाहिए। राजीव रातौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, इसमें रूल किया गया था एक्सेसिबिलिटी इज द सेंट्रल थिंग टू राइट टू लाइफ, एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 21। तो आप एक्सेसिबिलिटी दीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 21 में ही फॉल करता है। एंड आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 38 ये सब क्या करते हैं, डिजिटल एक्सेस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो आप फ्रीडम यहां पर दे रहे हैं बाकी सभी सिटीजन्स को, इनको भी यहां पर एक्सेसिबल डिजिटल जो डिवाइड इनका है, डिजिटल डिवाइड को खत्म करिए एंड एक्सेसिबल डिजिटल एक्सेस उनको दीजिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प द पर्सन टू एलिमिनेट द डिजिटल exclusion and will help them include in the digital e-governance system, right? देन इसके बाद यहां पर एक लास्ट आर्टिकल है, दैट इज शुड नोटा बी इंक्लूडेड इन ऑल इलेक्शन कंपल्सरीली। यहां पर बोला गया है कि जो नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस जो दिया जाता है, क्या वो हर एक इलेक्शन में कंपल्सरीली इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं चाहिए। नोटा सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो इसका यूज किया गया था 2013 के बाद इसको इस्तेमाल किया जाने लग गया। यहां पर एक PIL फाइल हुई थी कि हमारा जो राइट टू वोट है उसमें हमें यह भी हक होना चाहिए कि हम किसी को वोट देना ही नहीं चाहते, जितने भी हमें कैंडिडेट्स दिख रहे हैं वो हम उनको नहीं मानते हैं, वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, हम नहीं मानते, हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी इलेक्ट होके हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने। ये देता है राइट टू चूज, राइट टू चॉइस, ठीक है। फिर यहां पर बोला गया है कि क्या नोटा रेलेवेंट है इंडियन इलेक्शंस में, तो यहां पर बस यही बोला गया है इस आर्टिकल में कि इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करता है। उसमें कहता है कि देखो दो बातें बोली गई इलेक्शन कमीशन ने इसके अगेंस्ट में। कहते पहले बात तो बहुत ज्यादा स्टैट्यूट, बहुत ज्यादा लॉज बदलने पड़ेंगे, वो अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। दूसरा यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहे हैं, राइट, इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्टैट्यूट जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को बदलना पड़ेगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को बदलना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन के लिए लोग बोल रहे हैं, जो इसके फेवर में है कि नोटा इंक्लूड होना चाहिए, उसके फेवर में लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन शुड नॉट हैव इट्स हैंड्स फुल, कि इलेक्शन कमीशन जब इतने बड़े देश में इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी इतने बढ़िया तरीके से अगर इलेक्शंस करवा पा रहे हैं, तो ये तो इनके लिए बहुत छोटी बात होनी चाहिए नोटा को इंक्लूड करना। तो यहां पर और बोला गया है इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सिर्फ 1% वोटर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो नोटा को वोट देते हैं, वो किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। हालांकि जो ये नोटा का ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी जगह से, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट है तो वहां से फिर इलेक्शन होगा ही नहीं, तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन में नोटा को इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि वैसे तो 1% ही वोट हैं, लेकिन जो इसके फेवर में है वो कहते हैं कि 1% भी हैं, तो वो भी कितने हैं 1%, 25 लाख वोटर्स हैं, 25 लाख लोगों की जो आवाज है वो दबाई नहीं जा सकती है, राइट। तो कुछ यहां पर रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं कि दोनों की ही बातें मान ली जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन कैन फिक्स द मिनिमम % ऑफ वोट्स टू बी पोल्ड बाय कैंडिडेट एज अ बेंचमार्क, कि अगर आपको जैसे कट ऑफ होती है एग्जाम में, तो ऐसे ही यहां पर कैंडिडेट्स के लिए भी एक कट ऑफ होनी चाहिए कि अगर इससे नीचे आपके वोट्स आए तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा कि आप इलेक्ट हुए भी हैं या नहीं। तो एक मिनिमम जो बेंचमार्क है वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं, तो नोटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यहां पर बोल रहे हैं कि अदर मेथड कुड बी गिविंग लेजिटिमेसी टू नोटा वोटर्स, कि जो जिन्होंने नोटा को वोट दिया है उसको भी माना जाए बाय मेकिंग अ प्रोविजन फॉर री इलेक्शन। अगर
अगर परसेंटेज ऑफ वोटर्स ऑप्ट फॉर नोटा, आप परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए कि आप नोटा को अगर इतनी वोट्स मिल गई, अगर 5% नोटा को वोट मिल गई हैं तो दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा. ऑल दो दिस विल बी अ बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ इलेक्शन कमीशन, बट येस वी कैन नॉट इग्नोर दी नोटा वोटर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग दी 1% एंड कहीं कहीं पर तो 2.48% भी हैं. जैसे अगर हम बोले तो 1.8% भी है असेंबली इलेक्शंस में. तो स्टेट्स में इनके जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स यहां पर लाने की जरूरत है. एंड ये भी एक मुद्दा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में कि क्या नोटा को मैंडेटरी करना चाहिए या अभी जैसे इसको नो चॉइस, इसको चॉइस दी जा रही है कि इसको मैंडेटरी रखा गया है नहीं रखा गया है, ये आपकी चॉइस है, तो यही इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए. राइट, सो दीज आर्टिकल्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड अदर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. डू गिव these articles or read by yourself as well. Like the video, share the video, subscribe the channel. That's all for today. Thank you and have a nice day.